मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साल 2142 में एक स्पेसशिप अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है और नोस्ट्रोमो नाम की स्पेसशिप जो कि एलियन पार्ट 1 में खो गई थी उसको ढूंढता है। जब ये अपना हैच खोलता है तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट निकलता है जो दिखने में ठीक लग रहा होता है, जिसके बाद इस ऑब्जेक्ट को एक स्पेस स्टेशन ले जाया जाता है जहां साइंटिस्ट का एक ग्रुप इसे काट कर खोलता है, जिसके बाद इस ऑब्जेक्ट के आधे हिस्से को रिसर्च के लिए भेज दिया जाता है जबकि दूसरे हिस्से को रख लिया जाता है क्योंकि उसमें एक एलियन है जो कि जेनोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 महीने बाद रेन व्हीलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन के एक एम्प्लॉय से बात करती है जो इस पूरी माइनिंग कॉलोनी को कंट्रोल करता है। रेन उससे कहती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और वो अब घर जाना चाहती है, लेकिन क्लर्क उसे जाने से मना कर देता है और कहता है कि वर्कर्स की कमी की वजह से उसे जल्द ही माइंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो इसको छोड़ भी नहीं सकती। इसी दौरान रेन देखती है कि उसके भाई एंडी को कुछ लोग मार रहे होते हैं, जिसके बाद वो भाग कर जाती है और उन्हें भगाने की कोशिश करती है। फिर वो एंडी को चेक करती है जिसका व्हाइट खून निकल रहा होता है क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड है। जिसके बाद रेन एक खास चिप का इस्तेमाल करते हुए एंडी को रीसेट करती है ताकि उसे शांत कर सके। जिसके बाद रेन को अपने एक्स टाइलर का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि वो उससे मिलने आए। जब एंडी और रेन टाइलर की शिप कॉर्बोलिन में पहुंचते हैं तो टाइलर और उसकी फैमिली उसे समझाती है कि एक स्पेसशिप कॉलोनी के ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसमें कई सारे हाइपर स्लीप चैम्बर हैं और अगर वो इन चैम्बर्स को वहां से लेकर आते हैं तो वो फाइनली इस कॉलोनी से भाग सकते हैं। ये लोग चाहते हैं कि रेन और एंडी उन्हें ज्वाइन करें क्योंकि एंडी हर शिप के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है और किसी भी लॉक को इजीली खोल सकता है। जिसके बाद वो फौरन ही टाइलर की शिप कॉर्बोलिन में उड़ान भरते हैं और टाइलर का कजन बी जॉन अपने लाइटर से आग लगाकर सिगरेट जलाता है। शुरू में तो शिप मौसम की खराबी की वजह से काफी हिलती है, लेकिन जब वो बादलों के ऊपर जाती है तो सब नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उस शिप को ढूंढ लेते हैं और उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेशन है, ना कि एक छोटा सा शिप। जिसके बाद वो अपने सिस्टम में चेक करते हैं कि वो रिंग्स के करीब हैं और अगर वो चलते रहे तो वो 36 घंटों में टकरा जाएंगे। लेकिन टाइलर उन्हें कहता है कि फिक्र ना करो क्योंकि वो सिर्फ 30 मिनट में उन हाइपर स्लीप्स को अंदर से बाहर ले आएंगे। दूसरी तरफ रेन एंडी से एक बार फिर पूछती है कि क्या वो आगे बढ़ना चाहता है, तो एंडी कहता है कि हाँ वो जरूर जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब शिप स्टेशन से कनेक्ट होती है तो टाइलर, बी जॉन और एंडी एक टेम्प स्कैनर के साथ अंदर जाते हैं और एंडी अपनी उंगली डालकर लॉक को खोलता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद उन्हें बहुत तंग जगह से गुजरना पड़ता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस स्टेशन में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी है जो हर कुछ मिनट बाद एक्टिवेट होती है, जिसका मतलब ये है कि ये लगातार ऑन और ऑफ होती रहती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों एक कमरे में जाते हैं तो ग्रेविटी ऑन हो जाती है और ये उड़ते हुए उन बॉट्स को देखते हैं। उसी वक्त अचानक ग्रेविटी बंद हो जाती है और तीनों वापसी नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद एंडी स्टेशन के कंप्यूटर को एक्सेस करता है ताकि पावर ऑन करे और ग्रेविटी को कंट्रोल में ला सके। फिर वो पॉट्स को चेक करते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है क्योंकि उनके जो सबसे करीब प्लेनेट है वहां तक भी उन्हें जाने के लिए 9 साल लगेंगे। लेकिन फिर भी टाइलर पॉट्स को वहां से निकालता है ताकि उन्हें अपनी शिप कॉर्बोलिन में डाल सके। जिसके बाद वो अपने पार्टनर के साथ फ्यूल ढूंढने लगता है। बी जॉन की बहन नवेरो कॉर्बोलिन की पायलट है और पॉट्स को बिना किसी मसले के साथ उठाकर शिप में मूव कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन टाइलर की बहन के का ख्याल रख रही होती है क्योंकि वो उल्टियां कर रही होती है और वो रेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कहती है कि इस बात को किसी से शेयर ना करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नवेरो पॉट्स को चेक करने जाती है और स्टेशन में वो तीनों अब भी फ्यूल को ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें अचानक एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जो कि स्टेशन के बारे में बात कर रही होती है और उनको सुनाई देता है कि ये स्टेशन व्हीलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन की है और ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से का नाम र्यूमुलस है और दूसरे हिस्से का नाम रीमस है। जब वो तीनों दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखते हैं तो अंदाजा लगाते हैं कि स्टेशन के इन 2 हिस्सों के नाम किसी मशहूर मिथ की याद में रखे गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बी जॉन एंडी को अपने पीछे आता देखता है तो उसे इरिटेशन होती है क्योंकि उसे एंड्रॉइड से नफरत है। इसलिए जब वो वहां से जाने लगे होते हैं तो वो कहता है कि एंडी उनके साथ नहीं आएगा। टाइलर भी उसे समझाता है कि जिस प्लेनेट में वो जाने वाले हैं वहां एंड्रॉइड्स को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन एंडी कहता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि जो रेन के लिए बेहतर है वो उसके लिए भी बेहतर है। थोड़ी देर बाद तीनों एक सुनसान लैब तक पहुंचते हैं जो अभी भी एक्टिव है। बी जॉन को वहां से एक रॉड मिलती है और जब वो एक गड्ढे में गिरने ही वाला होता है तो एंडी उसी वक्त उसको पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। वो वहां एक डैमेज एंड्रॉइड को भी देखते हैं और नोटिस करते हैं कि ये स्टेशन का फ्लोर और एंड्रॉइड दोनों किसी केमिकल या एसिड की वजह से डैमेज हुए हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आगे चलते हैं और क्रियो चैम्बर तक पहुंचते हैं, लेकिन उसका दरवाजा सिर्फ आधा खुलता है। लेकिन फिर भी जगह इतनी होती है कि ये इस गैप से अंदर जा सकते हैं, और अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ फ्यूल है। जिसके बाद टायलर और बी जॉन फ्यूल को कंपार्टमेंट से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बी जॉन अपनी उंगलियों को इस प्रोसेस में फ्रीज कर लेता है। जिसके बाद उसी वक्त एक अलार्म बजना शुरू होता है और दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। जिसके बाद ये अंदर फंस जाते हैं। एंडी लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं खोल पाता। जिसके बाद उन्हें एक कंप्यूटर में अलार्म की वजह पता लगती है। कंप्यूटर शो करता है कि क्रायो चैम्बर्स के अंदर फ्रोजन एलियंस हैं, जिन्हें फेस हगर्स कहते हैं, और अब वो कुछ ही देर में अनफ्रीज होकर बाहर आने वाले हैं। जिसको सुनते ही नवेरो और रेन स्टेशन में आ जाते हैं ताकि अपने दोस्तों को बचा सकें। रेन उस एंड्रॉइड को ढूंढती है जो केमिकल की वजह से डैमेज हो गया था, और चेक करती है कि क्या वो इसकी क्रेडेंशियल एंडी को ट्रांसफर कर सकती है या नहीं। जिसके बाद फौरन ही वो एंड्रॉइड ऑन हो जाता है और रेन पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए नवेरो जल्दी से उसका मॉड्यूल निकाल देती है और वो दोबारा से शट डाउन हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लैब की तरफ भागती हैं और क्रायो चैम्बर जाती हैं ताकि वो उनको ये मॉड्यूल दे सकें। टायलर मॉड्यूल को एंडी के अंदर डाल देता है, जो रीबोट होने पर फ्रीज हो जाता है, और इसी दौरान फेस हगर्स भी उठ जाते हैं और पॉट से निकलकर पानी में छुप जाते हैं। एक फेस हगर बी जॉन को ढूंढता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाता है। फिर एलियन उसके चेहरे पर जंप करता है, लेकिन बी जॉन उसे धक्का देकर हटा देता है और उसे दरवाजे पर फेंक देता है। साथ ही टायलर पानी में एक फेस हगर से बचता है, लेकिन दूसरा एंडी पर चढ़ रहा होता है, जो जंप करके टायलर के चेहरे को पकड़ लेता है। और जैसे ही वो टायलर के मुंह को डैमेज करने वाला होता है तो बी जॉन उस रॉड का इस्तेमाल करके एलियन को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद एक और फेस हगर बी जॉन पर हमला करता है, लेकिन बी जॉन खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। रेन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नवेरो मदद करने से इनकार करती है, क्योंकि वो डर रही होती है कि एलियन कहीं बाहर आकर उन पर भी हमला ना कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि बी जॉन बिना डरे एलियन से लड़ता रहता है और एक फेस हगर टायलर के पीछे जाता है, मगर एंडी ठीक टाइम पर सही हो जाता है और एलियन को उसकी पूंछ से पकड़कर लाइट पर फेंककर मार देता है। फिर एंडी लॉक को टच करता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है और वो फौरन वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला होता है तो एक जंप मारकर दरवाजा बंद होने से पहले निकल जाता है। जिसके बाद बाकी फेस हगर्स भी वहां से बाहर आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सब दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन एक फेस हगर दरवाजा बंद होने से पहले वहां भी आ जाता है और नवेरो के चेहरे को पकड़ लेता है। बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेस हगर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और अगर वो इसे फोर्स से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसका सांस बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मर भी सकती है। लेकिन एंडी सबको समझाता है कि एलियन नवेरो के साथ ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। जिसके बाद सब लोग नोटिस करते हैं कि एंडी पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। जिसके बाद रेन समझ जाती है कि सब उस न्यू मॉड्यूल की वजह से हो रहा है और एंडी का सिस्टम अपडेट हो गया है। रेन उस मॉड्यूल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे निकालने से रोक देता है क्योंकि वो ऐसे खुद को अच्छा फील कर रहा है। जिसके बाद एंडी सबसे कहता है कि उसे नहीं पता कि इन फेस हगर से कैसे बचा जाए, इसलिए वो वहाँ मौजूद डैमेज एंड्रॉइड को ऑन करने का कहता है। जिसके बाद एंडी को उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और जब दूसरा एंड्रॉइड ऑन होता है तो वो अपने आप को साइंस ऑफिसर रूक कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो इन्हें बताता है कि उन्हें नवेरो को मार देना चाहिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और फेस अगर उसके अंदर एक दूसरे एलियन को इम्प्लांट कर रहा है। जिसके बाद वो इनको बताता है कि ये स्टेशन वो शिप है जिसने नोस्ट्रोमो के रैक को ढूंढा था और इसकी पूरी क्रू को जेनोमॉर्फ ने मार दिया था, जो कि बाद में खुद भी केबल्स में फंसकर मर गया था और ये एसिड भी उसी के अंदर से नीचे गिर रहा है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रूक की बातें सुनकर रेन को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि उन्हें सेरोनिक लिक्विड इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फेस हगर्स को फ्रीज कर सकें। जिसके बाद फौरन टायलर लिक्विड को एलियन पर फायर करता है और जैसे ही उसकी पूंछ ढीली होती है तो वो इसे नरेवो को चेहरे से हटा देते हैं। टायलर इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फेस हगर फ्लोर में हुए गड्ढे से नीचे भाग जाता है। जिसके बाद सब खुश हो जाते हैं कि नवेरो ठीक है, लेकिन रूक उन्हें वार्न करता है कि उसके अंदर एलियन होने के 60% चांसेस हैं। एंडी ग्रुप से कहता है कि उन्हें नरेवो को वापस नहीं ले जाना चाहिए। जिसके बाद बी जॉन उसे रॉड से मार देता है। जिसके बाद वो इस मौके का फायदा उठाकर नवेरो के साथ भाग जाता है, लेकिन अचानक एंडी कुछ आवाज सुनता है और जैसे ही वो कॉरिडोर की तरफ भागता है और देखता है कि बी जॉन दरवाजे को सील कर रहा है। एंडी एक दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि उसे खुला रख सके। जिसके बाद बी जॉन अगले दरवाजे की तरफ भागता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडी, रेन और टायलर स्टेशन में ही फंस जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नवेरो कॉर्बलिन को स्टेशन से हटा देती है, लेकिन उसी वक्त वो कुछ अजीब महसूस करती है। वो जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर लाइट मारती है और देखती है कि उसके अंदर एक एलियन है जिसके बारे में रूक ने पहले ही वार्न किया था।
जिसके बाद नवेरो फौरन ही नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। जिसके बाद एक एलियन जो चेस्ट बस्टर कहलाता है उसके जिस्म से निकलकर बाहर आता है और उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिना पायलट के कॉर्बेलिन कंट्रोल खो देती है और स्टेशन के फ्यूल टैंक से टकराकर क्रैश हो जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शिप हवा में उड़ती रहती है और स्टेशन के हैंगर बे में घुस जाती है और एक खिड़की से टकरा जाती है। जिसके बाद वैक्यूम निकलने लगता है लेकिन दरवाजा टाइम पर बंद हो जाता है। लेकिन ये डैमेज स्टेशन को डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसका मतलब ये है कि इसको क्रैश होने में सिर्फ 47 मिनट बाकी हैं। दूसरी तरफ रेन और टायलर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो स्टेशन से निकलकर अपनी शिप तक पहुंच सके। लेकिन जब वो एक दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ फेस हगर का ढेर नजर आता है। इसी बीच रूक कंप्यूटर को चेक करता है ताकि कंफर्म कर सके कि Z01 कंपाउंड अभी तक है या नहीं। जिसके बाद वो एंडी की मदद मांगता है, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि नया मॉड्यूल उसकी पुरानी कमांड्स को बदल चुका है। जिसका मतलब ये है कि अब वो रेन की मदद करने के बजाय उसका मकसद व्हीलैंड यूटानी के लिए स्टेशन के मिशन को पूरा करना है। फिर एंडी रेन और टायलर से मिलता है और रूक से मिली हुई कुछ डिटेल्स उनसे शेयर करता है। वो बताता है कि फेस अगर देख नहीं सकते और वो लोगों को उनकी बॉडी टेम्परेचर से फील करके ढूंढते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर वो इस कमरे के टेम्परेचर को अपने जिस्म के टेम्परेचर के साथ मैच कर लेते हैं तो वो फेस हगर्स की नजर में इनविजिबल हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंडी थर्मोस्टेट की मदद से टेम्परेचर को चेक करता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें हर कोने में बॉडीज नजर आती हैं। दूसरी तरफ कॉर्बेलिन शिप पर के होश में आ जाती है और अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो कॉरिडोर में आती है तो उसको एक स्किन नजर आती है जो कि उस चेस्ट बस्टर की थी। जिसके बाद बी जॉन पीछे से आकर के को मूवमेंट करने से मना करता है और दीवार पर लटके हुए कोकोन नामी चीज को देखता है जिसमें से वो एलियन पैदा होते हैं। वो उसके अंदर रॉड डालकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ये काफी नहीं होता और वो अपनी पूंछ निकालकर बी जॉन के चेहरे पर मार देता है। जिसके बाद एसिड लगातार बाहर निकलता रहता है और बी जॉन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो मर जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक नया जेनोमॉर्फ कोकोन से निकलता है जिसको देख करके दरवाजे की तरफ भागती है लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल पाती। जिसके बाद वो टायलर को कॉल करती है लेकिन वो एक ऐसे रूम में होता है जहाँ फेस हगर्स भी हैं, इसलिए वो आराम आराम से बोलता है और दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी के बारे में बताता है। जिसके बाद के उस चाबी को ढूंढने में कामयाब होती है और दरवाजा खोलकर भाग जाती है। लेकिन वो दरवाजे के उस तरफ एक गड्ढे में गिरकर स्टेशन के हैंगर पर जोर से गिरती है और ये शोर फेस हगर्स को अलर्ट कर देता है। जिसके बाद वो हमला करने के लिए जंप करते हैं लेकिन टायलर जमीन पर फ्लेयर लगाता है ताकि फेस हगर्स उसकी गर्मी से भाग जाएं। लेकिन ये ट्रिक ज्यादा देर तक नहीं चलती और जल्द ही एलियंस उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद एंडी आगे निकलकर दरवाजा बंद करने लगता है। जिसके बाद टायलर और रेन को एक्स्ट्रा तेज भागना पड़ता है ताकि वो दरवाजा बंद होने से पहले क्रॉस कर सके। और अंदर आने के बाद रेन एंडी पर गुस्सा करती है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से भागकर अंदर आए होते हैं। लेकिन एंडी कहता है कि उसने कैलकुलेशन कर ली थी और उसे पता था कि वो पहुंच जाएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अब शिप को क्रैश होने में सिर्फ 30 मिनट रह जाते हैं और हैंगर बे में पानी के पाइप्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद के होश में आती है और एलियंस को आते हुए देखती है और नीचे जाकर छुप जाती है और देखती है कि जेनोमॉर्फ उसके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाता है। और जब वो चला जाता है तो के हैंगर के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। उसी वक्त बाकी सब भी दरवाजे के दूसरी तरफ आते हैं लेकिन एंडी खोलने से इनकार करता है क्योंकि वो सिक्योरिटी कैमरा से जेनोमॉर्फ को बाहर खड़े हुए देख लेता है। रेन उसे बताती है कि के प्रेग्नेंट है ताकि उसकी सिंपैथी का इस्तेमाल कर सके लेकिन ये काम नहीं करता और जल्द ही जेनोमॉर्फ इंतजार करने से थक जाता है और के को मारकर उसको अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद गुस्से से रेन एंडी को थप्पड़ मारती है और उसे उसकी कमांड के बारे में पूछती है जो पहले सिर्फ रेन की कमांड पर काम करता था। लेकिन एंडी कहता है कि उसे अब सिर्फ कंपनी के लिए काम करना है और जो कंपनी के लिए ठीक होगा वो वही करेगा। फिर उसके बाद एंडी रेन और टायलर को एलिवेटर में चढ़ने को कहता है और कहता है कि उसे इस मिशन को खत्म करना होगा ताकि रूक हैंगर का दरवाजा खोल सके और उन्हें जाने दे। वो एक लैब तक पहुंचते हैं और एक कैप्सूल ढूंढते हैं जो एक अजीब लिक्विड से भरा होता है। जिसके बाद रूक कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है और उनसे कहता है कि इंसानियत कभी भी इस कायनात का एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बनाई गई थी क्योंकि उनका जिस्म इसे सह नहीं सकता। इसलिए व्हीलैंड यूटानी ने इस स्टेशन को एलियन का जायजा लेने और उनके फ्लूइड से इंसानों को एनहांस करने के लिए बनाया था। ये Z1 कंपाउंड वो लिक्विड है जो प्रोमीथियस में देखा गया था। जिसके बाद वो एक वीडियो में एक चूहिया को देखते हैं जो लगभग मौत के करीब होती है और मरने ही वाली होती है। तो साइंटिस्ट इसे Z01 कंपाउंड देते हैं जिसके बाद वो फौरन ठीक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी उन सारे कंपाउंड्स को उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है लेकिन रेन उसे रोकती है क्योंकि वो बाहर लगे कैमरा से जेनोमॉर्फ को देख लेती है। जिसके बाद एंडी एक कैबिनेट से राइफल निकालकर रेन और टायलर को दे देता है और उनसे कहता है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही गोली चलाना।
क्योंकि अगर एलियन का एसिड बहने लगा तो ये स्टेशन बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लैब से निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि वीडियो अभी खत्म नहीं हुई। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो चूया कंपाउंड लेने के बाद ये मॉन्स्टर में तब्दील हो गई थी जो बॉक्स में फंसा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिर्फ 20 मिनट बचे हैं क्रैश होने में और ये तीनों स्टेशन को क्रॉस करने लगते हैं और एक रेजर नाम की डिवाइस को ढूंढ लेते हैं जो इन्हें ये बताती है कि आसपास जेनोमॉर्फ हैं। जब एंडी अगले कॉरिडोर की लाइट्स ऑन करता है तो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि दीवारों पर कोकोन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जल्द ही इनके अंदर से जेनोमॉर्फ निकलने वाले हैं। एंडी और रेन वापस जाते हैं और दूसरा कॉरिडोर ढूंढने लगते हैं, लेकिन टायलर के की आवाज सुनता है और दोबारा से उसी कॉरिडोर में चला जाता है। रेन उसका पीछा करती है तो वो देखते हैं कि वहाँ कई सारी बॉडीज हैं। जिसके बाद ये लोग उसे निकालते हैं और एंडी ये बताता है कि वो इम्प्लांट नहीं हुई क्योंकि उसके पाँव के पास कोई डेड फेस अगर नहीं है। उसका पल्स रेट बहुत वीक है, इसलिए एंडी उसे मदद करने के लिए कंपाउंड इंजेक्शन लगाने का कहता है। और जब टायलर इसे इस्तेमाल करने लगता है तो रेन उसे रोक देती है और कहती है कि के सर्वाइव कर सकती है और उसे जल्दी से क्रायो चैम्बर तक ले जाया जाता है। इसी वक्त उन्हें जेनोमॉर्फ की चीख सुनाई देती है और वो उस कॉरिडोर से बाहर निकल जाते हैं और ये तीनों भागकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी एक जेनोमॉर्फ होता है और वो पीछे से रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टायलर उसे बचाने के लिए जंप लगाता है। जिसके बाद जेनोमॉर्फ टायलर को मारकर गिरा देता है और दोनों को कॉरिडोर में खींचकर ले जाता है, जहां और भी एलियंस उनको घेर लेते हैं। रेन और के एलिवेटर में भाग जाती हैं, लेकिन रेन सोचती है कि वो अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो के और सैंपल्स को हैंगर बे पर छोड़ देती है और उसे कहती है कि वो कॉर्बलिन में चली जाए। जब रेन वहां से चली जाती है तो के अपने बेबी के लिए परेशान होती है और डिसाइड करती है कि वो कंपाउंड वाले इंजेक्शन को यूज करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रैश होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। रेन उस कॉरिडोर में पहुंचती है और एंडी से मॉड्यूल निकालकर उसे रीसेट कर देती है। जब वो जागता है तो फिर से पहले की तरह रिएक्ट करने लगता है और रेन की कमांड को फॉलो करने लगता है। जिसके बाद ये फील करते हैं कि जेनोमॉर्फ उनके नजदीक आ रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों भागकर रूक के पास जाते हैं, लेकिन रूक उनके लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है और कहता है कि उसके ऐसा करने से कंपाउंड को खतरा हो सकता है। जिसके बाद रेन गुस्से से स्क्रीन पर गोली चला देती है और रूक कॉर्बलिन सिस्टम पर आता है और की से कहता है कि उसे शिप का एक्सेस दे। दूसरी तरफ रेन स्टेशन की ग्रेविटी को डिसेबल करती है और जेनोमॉर्फ पर गोली चलाना शुरू करती है, जिसकी वजह से उनका एसिड नीचे गिरने के बजाय ग्रेविटी से हवा में लहराने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन एक एक करके सारे जेनोमॉर्फ पर गोली चलाती है और सबको मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एसिड से बचते हुए कॉरिडोर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेन ना चाहते हुए भी एक एसिड से टकराने ही वाली होती है, इसलिए वो अपनी राइफल से गोली चलाती है ताकि वो फोर्स से खुद को नीचे गिरा सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एलिवेटर शाफ्ट तक पहुंचते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि एलिवेटर बिना ग्रेविटी के काम नहीं करेगा। इसलिए एंडी वहाँ से जंप करता है, लेकिन रेन की टांग को एक जेनोमॉर्फ पकड़ लेता है। वो फौरन उस पर गोली चलाती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है, लेकिन वो ये नहीं नोट करती कि उसके गोली चलाने से जेनोमॉर्फ से एसिड निकला है जिसने दरवाजे के अंदर होल बना दिया है। एंडी ऊपर जाकर सीढ़ियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रेन की राइफल उसके हाथ से छूट जाती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है जो कि हवा में लहरा रही होती है। लेकिन उसी वक्त ग्रेविटी डिसेबल हो जाती है और रेन वापस नीचे गिरने लगती है और साथ ही एलिवेटर भी नीचे आने लगता है, लेकिन एंडी इसे पकड़ लेता है। जिसके बाद रेन को जेनोमॉर्फ पकड़ लेता है, लेकिन रेन सीढ़ियों को पकड़कर बचने की कोशिश करती है और देखती है कि ग्रेविटी के डिसेबल होने से कॉरिडोर में सारा एसिड वापस से नीचे गिर रहा है और जिसकी वजह से वहां का वैक्यूम सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ शाफ्ट पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन एंडी एलिवेटर को छोड़ देता है जो कि बहुत तेजी से नीचे जाता है और सब एलियंस को कुचल देता है। और जैसे ही ये एलिवेटर नीचे जाता है तो उस होल को भी ढक देता है जो एलियन के एसिड की वजह से हुआ था। जिसके बाद वैक्यूम वापस से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एक जेनोमॉर्फ और एक फेस अगर अभी भी शाफ्ट में है जो कि रेन की तरफ आने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एंडी राइफल ढूंढ लेता है और नीचे आकर गोली चलाते हुए दोनों एलियंस को कुछ ही सेकंड में मार देता है। अचानक कंप्यूटर काउंटडाउन खत्म करता है और स्टेशन रिंग्स पर स्लाइड करना शुरू कर देता है। जिसके बाद एंडी और रेन शिप तक पहुंचते हैं और के को बेहोश देखते हैं। रेन फौरन ही शिप का ऑटो पायलट एक्टिवेट करती है और क्रैश होने से पहले ही कॉर्बुलेंट स्टेशन से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन पहले के को क्रायोपोड में डालती है और स्टेशन के लिंक को अपनी शिप से डिस्कनेक्ट कर देती है ताकि रूक उनके सिस्टम से रिमूव हो सके और थोड़ी देर बाद स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जिसके बाद रेन एंडी को उस पॉट में डालती है और बाद में अपने लिए पॉट तैयार करने लगती है, लेकिन अचानक ही वो स्क्रीन पर एक क्रिटिकल अलर्ट देखती है जो कि के पॉट की वजह से आ रहा था। जिसके बाद वो फौरन के पॉट को खोलती है ताकि देख सके कि क्या प्रॉब्लम है
और जैसे ही वो पॉड को खोलती है तो देखती है कि कंपाउंड के यूज करने से उसकी प्रेगनेंसी एक्सेलरेट हो गई है ताकि वो जल्दी से बच्चे को जन्म दे। और अचानक हम देखते हैं कि वो एक जेनोमॉर्फ को पैदा करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन के से निकले हुए कोकोन को वहां से उठाकर दूर लेकर जाने की कोशिश करती है ताकि उसे भी खत्म कर सके। लेकिन जब वो एसिड देखती है तो फौरन उसे नीचे गिरा देती है और देखती है कि उस कोकोन के अंदर एक अजीब सा बच्चा है और कोकोन का एसिड फर्श को पिघला रहा है। जिसके बाद वो कोकोन कार्गो बे में गिर जाता है, जो कि शिप का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से कार्गो खराब होने लगता है और शिप फौरन ऑटो पायलट बंद कर देती है और मैनुअल पे स्विच कर देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेन कार्गो की तरफ भागती है और देखती है कि कोकोन खाली है, तो वो कोकोन के अंदर से निकले हुए फुटप्रिंट्स का पीछा करती है। उसी दौरान एंडी उठता है और के को चेक करने लगता है, जो अब दूध की जगह कोई अजीब सा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है। और हम देखते हैं कि उस कोकोन से निकला हुआ बच्चा कुछ ही सेकंड्स में बड़ा होकर एक खतरनाक मॉन्स्टर बन गया होता है और पास आकर एंडी की गर्दन पर वार करता है और बाद में अपनी माँ के ऊपर चढ़कर भी उसको मार देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ रेन आती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन उसकी गन को गिरा देता है और रेन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एक स्मोक निकलने की वजह से एलियन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रेन फौरन एंडी की तरफ भागती है और उसे घसीट कर लेकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी होता है और एलियन भी उसकी तरफ आ रहा होता है। इसलिए रेन एंडी को छोड़कर भाग जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। रेन महसूस करती है कि इस कमरे में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए वो स्पेस सूट पहनती है ताकि सरवाइव कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलियन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और रेन कार्गो बे में कूद जाती है और मैनुअल लॉक्स को डिसंगेज करने लगती है। वो पहले 3 लॉक्स बहुत तेजी से खोल देती है, लेकिन जब वो चौथा खोलने की कोशिश करती है तो एलियन उसे नीचे गिरा देता है। रेन देखती है कि उसके पास में कोकोन है और वो उसे पलट देती है ताकि एसिड फर्श को पिघला सके। वो अपने सूट को शिप के साथ एक रस्सी से बांध लेती है ताकि जब वो नीचे गिरे तो रस्सी की मदद से वापस ऊपर आ सके। लेकिन जब वो वापस चढ़ने लगती है तो एलियन उसके हेड को पकड़ लेता है और हेलमेट क्रैक करने लगता है। जिसके बाद रेन देखती है कि एलियन ने कार्गो बे को अपनी पूंछ से पकड़ रखा है, इसलिए रेन अपनी रोप को खींचती है और आखिरकार लॉक खोल देती है। जिसके बाद पूरा कार्गो बे मॉड्यूल शिप से अलग होकर उस एलियन समेत नीचे रिंग्स पर गिरकर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन का शिप भी रिंग्स के बहुत करीब होता है, लेकिन सेंसर ऑटो पायलट को रीएक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए रेन सेफली वापस ऊपर शिप में चढ़ने लगती है। और शिप में वापस आने के बाद रेन एंडी की डैमेज बॉडी को क्रायोपोड में डालती है और उसके मॉड्यूल को निकाल देती है और वादा करती है कि वो उसे जरूर ठीक करेगी। जिसके बाद वो खुद भी एक पॉड में चली जाती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो जरूर किसी प्लेनेट पर जिंदा पहुंचेंगे। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फेवरेट मूवी को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की थ्रिलिंग मूवीज आप तक पहुंच सकें।